कंपनी में ब्लू भी दिया जाता है, बाकी लोग म्यूट। दीपक, तो येलो और ब्लू क्यों रहता है समझ लीजिए। किसी किसी कंपनी में ऐसे येलो भी दे सकते हैं आप, ब्लू भी कुछ कंपनी देता है। तो जो वर्कमैन में एक स्किल वर्कर होता है, टेक्निकल वर्कर, जैसे जो दीवार जोड़ने वाला मिस्त्री है, प्लास्टर करने वाला मिस्त्री है, वो सब स्किल में काउंटिंग होता है, तो उनके लिए होता है येलो। और जो हेल्पर है, जो सिर्फ सामान को शिफ्ट करता है, मदद करता है, सहायक है, उसके लिए होता है ब्लू। तो किसी किसी कंपनी में रहता है येलो और ब्लू, नहीं तो अधिकतर कंपनी में येलो ही रहता है वर्कमैन का। तो ये कलर होता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा ताकि कहीं भी कोई पूछे तो आप इसे बता सकते हैं। कोई डाउट किसी को? आप कॉपी में नोट कर लो, कॉपी में लिख लो ग्रीन, ग्रीन के सामने सेफ्टी ऑफिसर, उसके नीचे लिख लो व्हाइट, व्हाइट के सामने इंजीनियर और सुपरवाइजर, उसके नीचे लिख लो रेड, रेड के सामने इलेक्ट्रिशियन या फायरमैन, और उसके नीचे लिख लो येलो, येलो के मतलब वर्कमैन। और कहीं कहीं क्या होता है, उसी के नीचे ब्रैकेट में लिख लोगे कि स्किल वर्कमैन के लिए येलो और अनस्किल वर्कमैन के लिए ब्लू। सामान्य सी बात है, उम्मीद है सबको क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सामान्य चीज है, नहीं वो सब छोड़ दीजिए, वो सब रिक्वायरमेंट नहीं है। गूगल का फोटोग्राफ से इसलिए ऐसा है, रिक्वायरमेंट नहीं है उसका, लोग रेट पे ही बात करेंगे। अब आप देखिए ये गूगल्स है, सेफ्टी गूगल्स। पहला वाला जो है वो बॉक्स गूगल्स बोलते हैं, मतलब चश्मा के ऊपर चश्मा पहनने के लिए पहला वाला का इस्तेमाल होता है इसका। ये प्रायः केमिकल वगैरह में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, या जो व्यक्ति चश्मा पहनता है उसको पहनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये केमिकल वगैरह के लिए इसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि पूरे फेस को, आपको आई को प्रोटेक्ट करता है, पूरा आपकी स्किन से चिपक जाता है कि ऊपर से कोई केमिकल अंदर आपकी स्किन में ना जाए, आंखों में। तो ये आंखों की सुरक्षा के लिए बॉक्स गूगल्स, और ये सामान्य गूगल्स है। आप ऐसे कोई काम करना है तो आप सामान्य तरीके से इसका राइट, ये सामान्य गूगल्स है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, राइट। तो इसका भी उपयोग आप करेंगे। और इसके बाद जो है आप देखेंगे बॉक्स गूगल्स के बाद जो सामान्य गूगल सब कहाँ पहनेंगे। जैसे कुछ कुछ कंपनियां होती है, बोलते हैं बिना चश्मा का प्लांट में नहीं काम करना है, उनको 100% चश्मा चाहिए। और कहाँ, जैसे कोई ड्रिल कर रहा है, कोई तोड़ रहा है, कुछ फोड़ रहा है, डस्ट है, तो आंखों में प्रभाव पड़ता है, तो उसके लिए सामान्य गूगल्स। और वही कोई वेल्डर का हेल्पर है तो उसके लिए ब्लैक गूगल्स, पूरा ब्लैक। तो अलग अलग चश्मा का उपयोग आपको करना है, कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, कहाँ पे काम कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम लोग एक लाइन में जानेंगे सामान्य तरीके से कि आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मा का उपयोग किया जाता है। किसी कोई सवाल? वेल्डर को चश्मा नहीं, वेल्डर को ब्लैक चश्मा नहीं, सुनो, वेल्डर को ब्लैक चश्मा नहीं, फेस शील्ड रहता है, उसमें ब्लैक ग्लास रहता है। तो जब वेल्डिंग मारते हैं ना आप, तो वेल्डिंग मारते हैं तो आप वेल्डिंग के पार्ट को आप देखेंगे जहाँ पे वेल्डिंग हो रहा है वो दिखेगा ही नहीं आपको, इतना तेज लाइट रहता है। लेकिन जो वेल्डर का चश्मा रहता है उसका 4 to 5 दिन जो कैपेसिटी, एकदम ब्लैक अंधेरा, उसको ऐसे आप पहनेंगे तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा बाहर। वो इतना हेवी चश्मा होता है जो पहन के आप देखेंगे ना, तो वेल्डिंग लोहा कितना पिघल रहा है, कहाँ जुड़ रहा है, वो सब दिखता है, इसीलिए उसको ब्लैक दिया जाता है। नहीं तो वेल्डिंग मारेगा तो सिर्फ आपको चिंगारी दिखेगी, लाल कलर का लावा या व्हाइट कलर का जो भी आग निकल रहा है वो दिखेगा, लेकिन क्या वेल्डिंग हो रहा है आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन वो चश्मा पहन लेंगे ना तो दिखेगा कि कहाँ मेटल जो है पिघल रहा है, मेल्ट जो जुड़ रहा है, कहाँ छूट रहा है। तो इसके लिए उसको ब्लैक, एकदम डार्क ब्लैक रहता है जो दिखता है। नहीं तो आप कोई वेल्डिंग मारते हैं तब देख पाते हैं, जब बंद करते हैं तब देखते हैं कहाँ जुड़ा कहाँ नहीं जुड़ा। अब देखते हैं ना, जब तक चल रहा है तब इतना तेज लाइट रहता है कि दिखाई नहीं देता है। तो क्या है उसका कि आपको ब्लैक गॉगल्स रहता है, एकदम ब्लैक फेस शील्ड में लगा रहता है, तो उससे दिखाई पड़ता है कि वेल्डिंग जो हो रहा है कितना हुआ कितना बाकी है, लाइट को अरेस्ट कर देता है। इसके लिए उसको ब्लैक गॉगल्स बोलेगा कि देख पाए। और आंखों में रोशनी भी बहुत तेज होती है उसका, आंखों की तो सुरक्षा है ही,
दोनों काम होगा। एक तो जो वेल्डिंग हो रहा है वो दिखेगा, अब प्लस में इतना तेज उसकी रोशनी है जो आंखों को भी नुकसान करेगा, तो जिसके लिए वो रोशनी को क्या करता है, खत्म कर देता है, आने नहीं देता है आंखों तक, जिससे आपको सुरक्षा बढ़ जाती है। किसी को कोई सवाल? चलो, तो ये आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मा है। अब इसके बारे में मुझे लगता है बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत, क्योंकि सब लोग एक्सपर्ट हो गए हैं, पूरा हिंदुस्तान में लोग समझ गए कि N95 मास्क होता है, उसमें फिल्टर होता है, कहीं फिल्टर नहीं होता है, सबके बारे में लोग जो है डिटेल में जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। क्यों? कोविड-19 ने हमको सिखा दिया, राइट? तो ये मास्क है, मास्क का इस्तेमाल देखो, सामान्य मास्क, ये पहला वाला जो मास्क है ये फिल्टर वाले मास्क है, अच्छे कैटेगरी के मास्क है। तो ये इसका इस्तेमाल जो है ना, कोई भी मास्क हो, देखो ये वीनस का मास्क है, जो 3M जो कंपनी है वो मास्क बनाती है, बहुत बढ़िया क्वालिटी का मास्क आता है। तो सवाल ये है, देखिएगा ध्यान से, कि मास्क को कहाँ पहनना है। जैसे मान लीजिए फाइन डस्ट है, तो उसके लिए अलग टाइप का फिल्टर वाले मास्क हमको पहनने पड़ेंगे। सामान्य सी बात है, कोविड-19 वगैरह में हम लोग कौन सा मास्क पहनते थे? सर्जिकल मास्क। N95 तो बहुत महंगा है, उसमें किसी ने बोला पहनना है, किसी ने बोला नहीं पहनना है, राइट? सर्जिकल मास्क, यस, ये सर्जिकल मास्क किसको बोलते हैं? ये डॉक्टर वगैरह ज्यादा पहनता है, तो इसको बोलते हैं सर्जिकल मास्क। तो इसका उपयोग हम लोग सामान्यतः करते हैं। अब इसमें थोड़ा अच्छे भी मास्क होते हैं, कपड़ा के भी मास्क हम लोग पहने, राइट? तो अलग अलग मास्क का इस्तेमाल। तो नोज मास्क का इस्तेमाल, इसलिए ये सब मास्क है, डस्ट जो है ना, किस टाइप का डस्ट है, उस डस्ट को हिसाब से हम लोग मास्क डिसाइड करते हैं। यदि बहुत फाइन डस्ट है तो थोड़ा क्वालिटी का मास्क तो डस्ट को फिल्टर करता है, मोटा डस्ट है, सामान्य डस्ट है, उसका मतलब कितने माइक्रोन का डस्ट है, तो उसके हिसाब से हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, राइट? तो मास्क का बहुत रोल है, हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे आगे देखेंगे। तो नोज मास्क आपको किसके लिए पहनना है? डस्ट या अन्य कोई जीवाणु विषाणु जो भी है उनसे बचने के लिए हमको मतलब मास्क का इस्तेमाल करना होता है। ये देखिए ईयर प्लग है और दूसरा है ईयर मफ। इसको ईयर प्लग बोलते हैं, इसको ईयर मफ बोलते हैं। यह जो है ना, ये आप पूरा दबाओगे तो एकदम छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा उसको कान में डाल दो और छोड़ दो, फिर वापस से फूल जाता है, कान को आपको सील कर देता है, बाहर के साउंड को अंदर नहीं जाने देता है। और ये भी आप देखे हो, जैसे हेडफोन लगा के आप सुनते हो वैसा ही होता है। इसको आप पहन लीजिए, अंदर नहीं जाने देगा, आप वहीं पे आप पैर रुका लेगा, तो ये साउंड को कम करता है। जैसे मान लीजिए कि अधिक साउंड आ रहा है, तो क्या कीजिएगा आप, तो वहां पे आपको हियरिंग प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा। और सवाल ये है कि कितना साउंड होगा तो काम चल जाएगा। तो जो इंडिया में गाइडलाइंस है 85 डिसिबल साउंड का मात्रा क्या होता है? डिसिबल, डीबी। 85 डिसिबल साउंड आ रहा है तो हम काम कर सकते हैं, उससे कम साउंड आ रहा है तो इससे ज्यादा साउंड आ रहा है तो हमको कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा। तो दो प्रोटेक्शन ले सकते हैं। पहला प्रोटेक्शन क्या हो सकता है, या तो हम मशीन में कुछ ऐसा तकनीक लगाए, वो हायरार्की ऑफ कंट्रोल, इसको हम लोग कुछ कम करें साउंड को। जैसे मान लीजिए पहले अपना जनरेटर सेट चलता था, आज जो है साइलेंट डीजी आया तो उसके कंपेयर में बहुत कम साउंड हो गया ना, तो तकनीक लगा करके हमने क्या किया, व्यवस्था को इम्प्रूव कर दिया। तो पहले तो कोशिश करेंगे, और कुछ नहीं हुआ, अंतिम विकल्प अपने पास क्या है, बीज का उपयोग करके हम लोग साउंड को कम कर सकते हैं। तो ये पहनेंगे तो आपको साउंड आपके कानों में कम जाएगा। तो जहां अधिक नॉइस वाले, क्या बोले, किसका साउंड वो बताना मुश्किल है, हेलीकॉप्टर का साउंड कितना होगा, लेकिन हो सकता है अधिक, उसमें कोई ये नहीं है, ज्यादा ही होगा क्योंकि बहुत तेज साउंड रहता है, तो आउटसाइड में और ज्यादा आवाज रहता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, हम लोग को ठीक है, एजेंडा पे ही रहेंगे तो ठीक रहेगा। तो हम लोग को 85 डिसिबल साउंड एक्सेप्टेबल है इंडिया में, चाहे अपना वर्क प्लेस पे। तो 85 से ज्यादा साउंड होगा तो हम लोग को सुरक्षा करना है, और
85 से कम होगा तो हम सामान्य तरीके से काम कर सकते हैं, उसमें कोई कंट्रोल लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग पहले कोशिश क्या करते हैं, उस मशीन का ही साउंड कम रहे तो ज्यादा बेटर है, पीपीच तो अंतिम विकल्प है। नहीं हो रहा है मशीन का साउंड कम तो अंत में हमको पीपीच पढ़ना ही पड़ता है। तो इसका काम क्या है, कानों की सुरक्षा करना, आपको अधिक साउंड जो है आपको कानों तक नहीं पहुंचने देगा, हियरिंग लॉस से आप बचेंगे। उसके बाद ये है फुल बॉडी हार्नेस। सेफ्टी बेल्ट पहले बोला जाता था, अब सेफ्टी बेल्ट नहीं बोला जा रहा है, अब फुल बॉडी हार्नेस बोला जाता है। पूरे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। कुछ इसमें पार्ट पुर्जा है जिसका नाम जानना आपको जरूरी है, तो ध्यान दीजिएगा। इसको सबसे पहले जो लोहे का ये पार्ट दिख रहा है, इसको लिनियार्ड बोलते हैं, स्नेप हुक बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्नेप हुक। और इसी को हम लोग किसी पॉइंट को साथ में एंकरिंग करते हैं, राइट। हम लोग को हाइट पे काम करना होगा तो इसको एंकरिंग करते हैं, तो इसको स्नेप हुक बोलते हैं। और ये लंबी रस्सी जो है, इस रस्सी को हम लोग लिनियार्ड राइट, इस रस्सी को लिनियार्ड बोलते हैं, स्नेप हुक बोलते हैं। और यहाँ पे एक बॉक्स जैसा दिख रहा है जिसमें कुछ लिखा हुआ है, इसको हम लोग शॉक अब्जॉर्बर बोलते हैं। ऊपर से आप गिरते हैं तो थोड़ा बड़ा हो जाता है, आपके बॉडी पे झटका नहीं लगने देता है, ठीक है। तो इसको हम लोग इसने माफ करिएगा, शॉक अब्जॉर्बर बोलते हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कोई भी पूछता है कि फुल बॉडी हार्नेस में लिनियार्ड की लंबाई कितनी है, तो क्या बोलेंगे 1.8 मीटर। 1.8 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है, राइट। तो कुछ पार्ट का नाम जानना हमें जरूरी है, आया। और है इसमें, यहाँ से आपको सब कुछ क्लियर समझ में आएगा। देखिए, कोई व्यक्ति है जो फुल बॉडी हार्नेस पहना है और यहाँ पे फोटोग्राफ जो है ना, सामने से और पीछे से दोनों तरफ से है, तो दोनों को हम लोग समझ लेंगे कि आगे पीछे से कैसे कैसे पढ़ते हैं, क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले ऊंचाई पे कार्य करने के लिए हम लोग को फुल बॉडी हार्नेस पहनना पड़ता है। और ऊंचाई कितना होना चाहिए, 1.8 मीटर या उससे ज्यादा यदि हाइट होगा तो हम लोग को फुल बॉडी हार्नेस पहनना अनिवार्य हो जाता है। 1.8 मीटर के ऊपर हम लोग को फुल बॉडी हार्नेस पहनना है, पहला रिक्वायरमेंट। दूसरा, फुल बॉडी हार्नेस को हमेशा किसी मजबूत पॉइंट से एंकरिंग करना है। हम लोग बार बार बोलते हैं ऐसे जगह पे आप मत एंकरिंग करो, हीरो तो रस्सी या लाइन ही और आप नीचे चले जाओ। यानी आपको एंकरिंग करते समय इतना ध्यान देना है कि बाई द वे मैं गिरता हूँ तो ये पॉइंट ऐसा होना चाहिए कि हमको हुक ले, मतलब ये हुक जहाँ पे आप आए हो तो ऊपर से गिरोगे तो आपका लोड नहीं ले, ऐसा पॉइंट मजबूत होना चाहिए, ये सुनिश्चित करें। अब देखिए हाथ में जो ये पकड़ा हुआ है, व्यक्ति ने हाथ में पकड़ा हुआ, इसको लोग क्या बोलते हैं, राइट, स्नेप हुक बोलते हैं। और यही एंकरिंग होता है, चाहे होल्डिंग पाइप में हो, चाहे लाइफ लाइन में हो, चाहे कोई भी एंकरिंग पॉइंट जाके अटैच होता है। ये रस्सी जो दिख रही है तो लिनियार्ड बोलते हैं। और इस लिनियार्ड की लंबाई कितना होता है, मैक्सिमम 1.8 मीटर होता है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और पीछे में जो बॉक्स जैसा लगा है, ये तो बोलते हैं शॉक अब्जॉर्बर। यदि आप ऊपर से गिरेंगे तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और आपके शरीर में झटका लगने लग जाता है, तो बोलते हैं हम लोग शॉक अब्जॉर्बर। उसके बाद आप देखेंगे ये डी हुक है, पीछे में जो है डी हुक है। और इस डी हुक को इसी के साथ जो है लिनियार्ड अटैच रहता है, जो पीछे में लगा रहता है। और आप अलग अलग नाम है, जैसे सामने जो एक स्ट्रिप लगी हुई है तो इसको चेस्ट स्ट्रिप बोलते हैं, पैर में जो लगा हुआ है इसको लेग स्ट्रिप बोलते हैं। और ये कितना टाइट और कितना ढीला होना चाहिए, तो कहा जाता है कि 4 उंगली इसके अंदर से घुस के आराम से मूवमेंट कर जाए, मतलब बहुत ढीला भी नहीं और बहुत टाइट भी नहीं, कंफर्टेबल जो बोलते हैं ना,
जैसे आप पैंट पहनते हो तो थोड़ा लूज पहनते हो, तो ऐसे ही भी समझ लो होना चाहिए, थोड़ा ढीला, कि आपको पूरा कसे नहीं, आप कंफर्टेबल रहो। तो ऐसे हार्नेस पहना जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। तो फुल बॉडी हार्नेस पहनने का सही तरीका ये है। और नाम इक्विपमेंट का आप थोड़ा ध्यान देंगे। हाथों में जो लिया है उसको बोलते हैं स्नेप हुक, जो जाके एंकरिंग होता है। जो रस्सी ये आ रही है, इस रस्सी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेनियार्ड। और यहाँ पे जो बॉक्स जैसा दिया हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं शॉक ऑब्जर्वर। पीछे डी हुक है, और एक एक पट्टी का नाम ले, तो लेग स्ट्रिप, चेस्ट स्ट्रिप, शोल्डर स्ट्रिप, अलग अलग नाम हो गया। अक्सर लोग इंटरव्यू पूछ देता है कि शॉक ऑब्जर्वर क्यों लगाता है। तो जैसे मान लो ऊपर से गिरोगे तो झटका लगेगा ना, तो ऊपर से गिरोगे तो शॉक ऑब्जर्वर खुल जाएगा, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, तब तो झटका लगेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉक ऑब्जर्वर। तो ये फुल बॉडी हार्नेस में पहनने में इन को इसकी निम्नलिखित चीजों की जानकारी होनी चाहिए, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, 1 मीटर आता है शॉक ऑब्जर्वर की लंबाई, जो है मैक्सिमम 1 मीटर आता है, राइट। और ये थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे खुलता है, ताकि आपके ऊपर झटका ना लगे, राइट। तो आप लिख सकते हैं, या मैं एक वर्केट हेड जो लिखा हुआ है ना, वर्केट हेड का जो मटेरियल है उसमें इसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। आप वर्केट हेड का स्लाइड पढ़िएगा, उसमें सभी की जानकारी उसमें लिखी गई है, तो आप वहां से रेफर कर सकते हैं। और जो पहचानने वाली चीजें है ना, ये तो आपको देख के ही पहचानना पड़ेगा कि ये क्या है, ये तो लिखवाने से कैसे पता चलने वाला है। ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा कि देख के ये चीज है। 2 ही 3 चीज इसमें याद रखना है। हाथ में लिया हुआ स्नेप हुक है, एंकरिंग होता है, ये लिनियार्ड है रस्सी, पीछे शॉक ऑब्जर्वर है, ये डी हुक है, बाकी तो आप याद रहेगा, लेग स्ट्रिप, चेस्ट स्ट्रिप और शोल्डर स्ट्रिप। तो ये याद रखने का है, पहचानना ही है, बिना पहचाने कोई उपाय नहीं है। तो आप वर्केट हेड वाला चैप्टर को क्लब कर लो और उसके साथ इसको लिंक कर लो, ठीक है। चलिए, हाँ देखो, आप लिखवाने को बोल रहे थे, आ गया, यहां से आप ले सकते हो। लेग स्ट्रिप, नीचे वाला पार्ट, राइट, ये आपका वेस्ट, चेस्ट, आपका डोर्सल डी रिंग, डी हुक जो मैं पीछे बोला। तो इस तरह से नाम भी आपके सामने कुछ आ गया, जो आप देख सकते हैं। लेकिन आप ये जो मैं लिखने को इसलिए मना करता हूं यहाँ पे ना, ये याद रखना है, याद रखना ही पड़ेगा। जैसे बोलते हो ना प्रैक्टिकल करना, यही प्रैक्टिकल है। तो आपको इसे याद रखना पड़ेगा, ये कौन क्या, किसका क्या नाम है, बहुत जरूरी है। तो ये आप जब फुल बॉडी हार्नेस पहन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको यहाँ से पता चलेगा, बहुत जरूरी है इसको पहचानना। इसको बोलते हैं फुल बॉडी हार्नेस, और फुल बॉडी हार्नेस के कुछ निम्नलिखित नाम है जो आप देख सकते हैं, ठीक है। चलो, जो मैंने आपको बताया सामान्य शब्दों में, उतना डीप में मैं नहीं गया, और जरूरत भी नहीं है, जो जैसे मैं बोला उतना जानकारी रहना जरूरी। अब इसको देखिए, इसको बोलते हैं रिट्रैक्टेबल वायर रूफ फॉल एंड स्टर सिस्टम। रिट्रैक्टेबल वायर रूफ, समझिएगा बात को ध्यान। ये क्या करता है, यदि आप रूफ शिप वगैरह पे काम करते हैं ना, जैसे सिंपल से समझो, जो आपका फुल बॉडी हार्नेस है, तो फुल बॉडी हार्नेस है तो कितना उसका लंबाई है, 1.8 मीटर। तो 1.8 मीटर का फुल बॉडी हार्नेस पहन के आप कहां कहां घूमोगे, मतलब 1.8 मीटर त्रिज्या वाले ब्रिज पे आप घूम सकते हो, राइट। 1.8 मीटर इधर है, 1.8 मीटर इधर, मतलब जो आप ब्रिज बनाओगे उसका त्रिज्या कितना होगा, 1.8 मीटर, यही होगा ना फुल बॉडी हार्नेस के हिसाब से। यस, लेकिन यदि आपको किसी सीट पे, रूफ सीट पे काम करना है, किसी छत पे काम करना है, बड़ा मूवमेंट करना है, 5 मीटर 7 मीटर जाना है, तो कैसे जाओगे, बार बार फुल बॉडी हार्नेस खोलो और बांधो, खोलो और बांधो, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक इक्विपमेंट बहुत अच्छा आता है, जिसका नाम है रिट्रैक्टेबल वायर रूफ फॉल एंड स्टर सिस्टम। ये कैसा है, जस्ट लाइक सीट बेल्ट होता है। आप फुल बॉडी हार्नेस इसमें क्लीन करो, जहां मैं कर्सर रखा हूं, ये 5 मीटर 10 मीटर 15 मीटर का भी आता है। अब इसमें आप एंकरिंग किए और आप बाहर जब निकलते जाएगा, लेकिन जैसे गिरे, झटका लगाए, वही रुक जाएगा। बात समझ रहे हो ना, जैसे आप नीचे गिरे वहीं ये रुक जाएगा। सीट बेल्ट कैसा होता है, जितना खींचना है खींचो, लेकिन जैसे झटका पे आप गिरे, सीट बेल्ट वहीं फंस जाता है ना। जस्ट लाइक सीट बेल्ट, मतलब
इसको बाहर निकालोगे तो निकलेगा, आराम आराम से निकालो निकलेगा, लेकिन झटका पे गिरे तो यहीं फंस जाएगा। ये इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? यदि मान लो हम किसी बिल्डिंग के जैसे स्पेशली जो वेयर हाउस वगैरह बनता है ना, तो उसमें सीट वगैरह इंस्टॉल होता है, तो वहां पे इसका पूरा रोल हो जाता है। तो इसको हम लोग को पहनना है और इसको पहन करके मतलब फुल बॉडी हार्नेस पहनेंगे और इसके यहाँ पे एंकरिंग करेंगे। तो आप मूवमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10 मीटर का है तो 10 मीटर में घूमिए, 15 मीटर का है तो 15 मीटर में घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे आप गिरेंगे वैसे वहीं पे। तो इसका नाम क्या है? रिट्रैक्टेबल वायर रोप फॉल रेस्टर सिस्टम। समझ में आया? वेट नहीं उठाएगा ये सिर्फ आदमी का लोड ही लेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा ये। कोई भी व्यक्ति इसमें एक आदमी एंकरिंग कर सकता है। यस यस यस, वेट पे नहीं जाना है, ये सिंगल व्यक्ति के लिए बना रहता है। और वो व्यक्ति 80 किलो हो या 60 किलो हो मैटर नहीं करता है, लेकिन एक में एक ही व्यक्ति जाएगा, एक व्यक्ति के लिए डिजाइन होता है, राइट? तो ये सिंगल व्यक्ति के लिए वेट पे हमको जाना ही नहीं तो ऐसा नहीं हम सोचेंगे कि ठीक है तो इतना वेट उठाने वाला है तो इसमें तो 2 आदमी भी हो सकता है, 3 आदमी भी हो सकता है। नहीं, इसका नहीं, आप सिंपल सा समझ लीजिए, आपकी बात हम समझ गए प्रश्न कि ये जो अपना रिट्रैक्टेबल फॉल रेस्टर सिस्टम है, ये सिर्फ और सिर्फ ओनली 1% जहां भी लगेगा इसमें एक ही आदमी एंकरिंग करेगा और एक ही आदमी इसमें काम करेगा, राइट? कि आदमी का वजन देखो, कहने का मतलब है अब जैसे 1 क्विंटल 20 केजी का आदमी है तो उसको ऐसे ही हाइट पे अलाउ नहीं होगा काम करने के लिए, मेडिकल में बाहर हो जाएगा। तो आदमी का सामान्य कंस्ट्रक्शन में हम लोग पकड़ते हैं 80 केजी, 70 से 80 केजी पकड़ते हैं, 80 केजी, 85 केजी, इससे ज्यादा नहीं, मतलब ये बड़े 80 केजी पकड़ते हैं। या कोई लिफ्ट वगैरह भी आप देखते हो तो लिफ्ट वगैरह में भी देखना लिखा रहता है, वजन का कैलकुलेशन कर लेना, 70 केजी के हिसाब से पकड़ता है। तो किसी का वजन ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। यस, एक जो सवाल पूछा है सूरज, जब वेट आदमी गिरता है तो उसका वेट इंक्रीज हो जाता है, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। तो फुल बॉडी हार्डनेस की कैपेसिटी कितना हम लोग पढ़े हैं पुराने छात्र? लगभग 2250 केजी का वेट लेता है फुल बॉडी हार्डनेस, उसके बाद टूटता है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो बोलते हैं। और हाँ, 2250 से 2300 उसका, यस कभी, तो 2250 से 2300 केजी का लोड लेता है। और अभी सवाल सूरज ने सही लाया है कि आदमी जब गिरता है तो उसका वेट बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा, जितना ज्यादा हाइट से आएगा उतना ज्यादा वेट बढ़ेगा। सीधा बात है, 1 मीटर से गिरेगा तो 10 टाइम्स वेट बढ़ेगा, जितना उसका मतलब वेट है वो 9.28 से गुना हो जाएगा ना, उसमें 9.8 से, सॉरी 28 नहीं 8 से, तो ऊपर से आएगा तो लोड बढ़ेगा। तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि कोई व्यक्ति ऊपर से गिरा तो उसका नीचे आते आते 20-25 गुना उसका वेट हो जाएगा, और ऊपर से आएगा तो और ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए आदमी का वजन कितना, 80 केजी, 90 केजी, इससे ज्यादा तो होगा नहीं। और फुल बॉडी हार्डनेस का ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितना होता है? 2250 से 2300, तो बहुत कैपेसिटी है, तो कितना भी झटका देगा तो उतना तो वेट नहीं दे सकता, राइट? और दूसरी बात यहाँ पे देखिएगा, ये तो वायर रोप का है, इसका कैपेसिटी और हेवी रहता है, इसका कैपेसिटी मार्क रहता है, तो कोई 2 टन 2.5 टन 3 टन ऐसा रहता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें है ना, एक में एक ही व्यक्ति एंकरिंग करेगा, तो इसलिए हम लोग को कैपेसिटी पे नहीं जाना होता है। फुल बॉडी हार्नेस एक में एक ही व्यक्ति एंकरिंग करेगा, एक ही पहन सकता है, दो पहन भी नहीं पाएगा। और रिट्रैक्टेबल वायर रोप फॉल रेस्टर में भी एक में एक ही आदमी एंकरिंग करेगा। बाई द वे कुछ गड़बड़ हुआ, इधर उधर हुआ तो 2-3 रहेंगे, 2-3 गिरेंगे, टूट भी जाएगा, इसलिए एक के लिए। क्लियर है ना? यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। फुल बॉडी हार्डनेस में अब देखिए एक और है, इसका नाम क्या है, कौन बताएगा? फॉल अरेस्टर सिस्टम। अब इसको ध्यान से देखिएगा, ये फॉल अरेस्टर सिस्टम है, ये भी कैसा काम करता है समझिए। यदि आपको कहीं ऊपर चढ़ना है, ठीक है, अब यहाँ पे भी कुछ नाम जो बोल रहा था, क्या बोलते हैं,
प्रवीण उसका जवाब यहाँ पे 100% मिल गया फुल बॉडी हार्नेस में। देखो ये फुल बॉडी हार्नेस, पीछे डी रिंग, शॉक ऑब्जर्वर भी लिख दिया यहाँ पे रहता है, और स्नेप हुक, यहाँ पे जो हुक फंसा है इसको स्नेप हुक बोलते हैं। सब जवाब प्रवीण मिल गया ना इस स्लाइड में, आप देख सकते हैं। तो नोटिस कीजिएगा कि इसमें जब आप ये रोप ट्रेप जो है ना वो मनीला रोप के साथ रहता है या वायर रोप के साथ भी रहता है। जब आप यहाँ से ऊपर जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, जब आप यहाँ से ऊपर जाएंगे तो ये ऊपर तो जाएगा आसानी से, लेकिन जैसे आप नीचे गिरेंगे यहीं फंस जाएगा, नीचे नहीं आने देगा। तो वायर रोप के साथ या सॉरी स्पेशली मनीला रोप के साथ रहता है, और इसका नाम है फॉल अरेस्टर सिस्टम। तो फॉल अरेस्टर सिस्टम का मतलब क्या है कि यदि आप ऊपर चढ़ेंगे, ज्यादा हाइट है, अत्यधिक ऊंचाई पे आपको चढ़ना है, तो प्रोसीजर क्या कहता है कि फुल बॉडी हार्नेस को इंक्रीज करते जाइए करते जाइए करते जाइए, तो उसमें काफी टाइम लग जाएगा। एक को खोलो लगाओ। तो इससे बढ़िया है कि आप अपने बैक साइड में या सामने के साइड में फुल बॉडी हार्नेस को वायर क्या बोलते हैं उसको, फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम से अटैच कर लें, और वायर मनीला रोप रहेगा और आप ऊपर जाइए, ये जाएगा, और जैसे नीचे गिरेंगे वहीं पे रुक जाएगा। और वायर रोप के साथ भी अटैच रहता है, ऊपर जाएंगे जाएगा, नीचे गिरेंगे वहीं पे रुक जाएगा। इसका नाम है फॉल अरेस्टर, और फॉल अरेस्टर वायर रोप के साथ भी होता है और मनीला रोप के साथ भी अटैच होता है, राइट। तो इसका काम जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ने के लिए, स्पेशली चिमनी का निर्माण, टावर का निर्माण, इस तरह का कोई निर्माण कार्य है तो वैसे निर्माण कार्य में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं? तो ये इसका नाम क्या हुआ, फॉल अरेस्टर सिस्टम। तो यदि कोई प्रश्न पूछता है कि फॉल अरेस्टर सिस्टम क्या है, तो जवाब क्या रहेगा कि यदि हमको अधिक ऊंचाई पर काम करना है और बार बार आना जाना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि फुल बॉडी हार्नेस को फॉल अरेस्टर सिस्टम के साथ अटैच कर लेते हैं और ऊपर हम जाएंगे। तो फॉल अरेस्टर सिस्टम ऊपर तो जाएगा, लेकिन जैसे नीचे गिरेंगे वहीं पे हमको अरेस्ट कर देगा, रुका देगा, नीचे नहीं आने देगा, राइट। तो फॉल अरेस्टर सिस्टम का इस्तेमाल ऊपर की तरफ जाने में किया जाता है। और एक प्रश्न हम पूछते भी है इंटरव्यू में आगे और टेस्ट में कि फॉल अरेस्टर सिस्टम का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या डायगोनल। तो जवाब क्या होता है, हमेशा वर्टिकल, हमेशा सीधा, हमेशा ऊपर जाने के लिए फॉल अरेस्टर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। डायगोनल और हॉरिजॉन्टल इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो इन चीज को आप लोग ध्यान रखिए। फिर आप आगे आइए, ये देखिए ये क्या है, इसको बोलते हैं लाइफलाइन। तो लाइफलाइन लगा दिया और लाइफलाइन में यह व्यक्ति एंकरिंग कर लिया, क्या, फुल बॉडी हार्नेस, और चल रहा है। और ध्यान रहे जो इंपॉर्टेंट है, कभी भी जो लाइफलाइन लगेगा, तो लाइफलाइन लगेगा तो उसमें आपको किसी कॉम्पिटेंट इंजीनियर या सुपरवाइजर से जांच पड़ताल कराना है। नहीं तो लाइफलाइन जिसमें आप एंकरिंग किए हैं, पता चला गिरे लाइफलाइन टूट गया, आप नीचे आ गए, ऐसा कार्य नहीं होना है। मतलब अत्यधिक इंपॉर्टेंट है कि ये लाइफलाइन मतलब क्या है, लाइफलाइन मतलब समझ लो जीवन का लाइफलाइन है। आप यदि गिरे और ये लाइफलाइन फेल मारा तो आप सीधे नीचे चले आएंगे ना, तो फिर क्या फायदा पहन, या फिर नीचे से ऊपर चले जाएंगे। तो बात ऐसा है कि कभी भी आप इंजीनियर सुपरवाइजर तो देखा ही, उसने चेक किया ही, कॉम्पिटेंट पर्सन देखा ही, आप यूजर हो, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि एक बार सुनिश्चित कर लो कि क्या जिस पॉइंट में हम फुल बॉडी हार्नेस एंकरिंग करने वाले हैं वो पॉइंट गिरने के बाद हमारा वेट सहन कर पाएगा, वो हमारे हिसाब से सेटिस्फेक्शन है, मजबूत लग रहा है, कोई ढीला है, कहीं से कमजोर है, कहीं से लूज है, कुछ भी ऐसा परेशानी है, आप अपने स्तर से भी चेक कर लो। यदि आपको कुछ लगता है कि नहीं असंतुष्ट है, हम कहीं ना कहीं से कमजोर लग रहा है, हम गिर सकते हैं, तो आप इंजीनियर सुपरवाइजर को सूचित करें, यहाँ पे मुझे समस्या नजर आ रही है, एक बार आप इसको मॉनिटर करें और एक बार इसको देखें और सुरक्षित कर दें, ताकि हम सुरक्षित रूप से कार्य को समाप्त कर सकें, राइट। तो ये जो लगता है इसका क्या हुआ,
प्लेटफॉर्म बना, ध्यान से सुनिए, कोई भी वर्किंग प्लेटफॉर्म बना तो वर्किंग प्लेटफॉर्म इंजीनियर सुपरवाइजर अपने स्तर से चेक किया है कि हाँ सुरक्षित है, लेकिन यूजर की भी जिम्मेदारी है कि वो एक बार देख ले कि कहीं से सब तरीके से ठीक है ना। यूजर की भी एक बार जिम्मेदारी बनती है, तो एक बार देख ले, अपनी सुरक्षा आपको खुद करना है। मान लीजिए लेकिन हुआ इंजीनियर सुपरवाइजर नहीं देखा, बोले हाँ ठीक है जाओ, और आप गए, हादसा हो गया, तो इंजीनियर सुपरवाइजर ने तो गलती किया ही, पर साथ में आपने भी तो गलती किया है। जब आपने देखा कि वहां पे कुछ गड़बड़ है, कुछ दिक्कत है, आपको देखना चाहिए था, बताना चाहिए था। और ऐसे मल्टीपल लेवल पे काम हो गया ना, इंजीनियर सुपरवाइजर देखा तो एक लेवल पे वहां चेक हो गया, सेफ्टी ऑफिसर देखा तो दूसरा लेवल पे चेक हो गया, और आप भी देखे तीसरा लेवल पे चेक हो गया। तो जितना लेवल पे जांच पड़ताल होगा उतना वहां पे बढ़ेगा, तो आपको ये सुनिश्चित करने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप जानते हैं सेफ्टी शू है, तो सेफ्टी शू पैरों की सुरक्षा के लिए होता है। तो सामान्य तरीका से सेफ्टी शू जो होता है बाकी शू से अलग कैसे होता है, तो ये जो सामने वाला पार्ट है ना, इसको बोलते हैं टो। तो टो जो होता है, टो पे स्टील लगा रहता है, यस, स्टील लगा रहता है कि आप ऊपर से आपके पैर पे कोई वस्तु गिर गया तो आपको चोट नहीं लगेगा, आप आसानी से सुरक्षित रह सकते हैं। तो ऊपर से क्या होता है, क्या हुआ, इससे कोई खतरा नहीं, इससे क्या खतरा होगा, देखिए अब कहने का मतलब कि 1 मिनट होल्ड डाउन, सुनो ध्यान से। जब कोई वस्तु जो पैर में सेफ्टी शू हम लोग पहने हैं उसमें टो है, अब रही बात कि उसमें अब कोई बड़ा सा हेवी वस्तु गिर जाए तो वो तो नहीं सहन कर पाएगा, लेकिन सामान्य रूप से जो छोटे मोटे वस्तु होते हैं एक लोड, निर्धारित लोड तक ये सहन करता है, बहुत मजबूत होता है, उतना भी कमजोरी नहीं होता है जितना आप सोच रहे हैं, ये होता है। लेकिन अब बहुत अधिक वस्तु गिरेगा हेवी तो फिर तो अब उसका बात ही अलग है, लेकिन सामान्य रूप से बहुत प्रोटेक्ट करता है। और इसमें यदि इलेक्ट्रिशियन का सेफ्टी शू है तो उसमें सामने स्टील नहीं लगा रहता है, उसमें फाइबर, मजबूत फाइबर का टो रहता है। फाइबर का टो इसलिए रहता है कि बाय द वे शू कहीं से डैमेज हुआ तो इलेक्ट्रिक शॉक वहां लगने का संभावना बढ़ जाएगा, तो उसमें फाइबर का टो, लेकिन वो बहुत मजबूत होता है, वो लगाया जाता है। और दूसरा सेफ्टी शू नहीं, वो गमबूट है। गमबूट यानी जहाँ पे थोड़ा पानी हो, डस्ट हो, या सिविल का वर्कर अक्सर ज्यादा पहनते हैं, थोड़ा अच्छा क्वालिटी का दिख रहा है, तो सिविल का वर्कर जो पहनते हैं कि पैर में, अब इसमें क्या है, पहला वाला सेफ्टी शू पहनेंगे तो कंक्रीट वगैरह इसमें घुस जाएगा, इसमें तो घुस जाएगा, तुरंत उनको सेफ्टी शू निकालना पड़ेगा, पैर में चुभने लगेगा। तो इसके लिए जो सिविल वर्क करते हैं उनको क्या किया जाता है, थोड़ा सा बड़ा सेफ्टी शू दिया जाता है। सेफ्टी शू नहीं, इसको गमबूट बोलते हैं। तो गमबूट से क्या होगा, उनको पैर की सुरक्षा बनी रहती है, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो सेफ्टी शू में बहुत कुछ समझने जैसा नहीं है, आप समझ सकते हो कि सेफ्टी शू पैरों की सुरक्षा के लिए होता है, और सेफ्टी शू और बाकी शू में अंतर क्या है कि सामने में उसमें जो टो है तो स्टील का या फाइबर का मजबूत रहता है, जो आपको पैरों को चोट लगने से बचाता है, राइट। और दूसरा वाला गमबूट है जो संपूर्ण पैर की सुरक्षा आपको देता है, ठीक है। ये जो शू हम दिखा रहे हैं ना, इसका 2 जगह इस्तेमाल हो जाता है। एक तो कंस्ट्रक्शन में होता है, जहाँ सिविल का ज्यादातर काम होता है, और दूसरा केमिकल फैक्ट्री में भी इसका होता है कि पैर में जहाँ पे केमिकल वगैरह का थोड़ा रिस्क रहता है, तो केमिकल से बचने के लिए भी इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। नहीं तो इसमें क्या है कि इमीडिएट केमिकल चला जाएगा ना, या बारिश के दिनों में भी हम लोग जब कीचड़ वगैरह रहता है तो इसका पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा बचत होगा इसमें। तो इस तरह से हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसका 3 जगह इस्तेमाल हो गया, एक तो सिविल वर्क में, दूसरा आपका बारिश के दिनों में कीचड़ से बचने के लिए, और तीसरा केमिकल वगैरह फैक्ट्री है तो वहां भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ बहुत ज्यादा डस्ट रहता है, वहां भी इसका इस्तेमाल लोग करते हैं, नहीं तो यहाँ पे डस्ट इसमें भी प्रवेश कर जाएगा तो जूता अंदर से खराब हो जाएगा। तो इस तरह से सेफ्टी शू का इस्तेमाल करते हैं जो पैरों की सुरक्षा के लिए होता है। फिर देखेंगे, अब देखिए ये जो है सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग apparatus है।
इसका काम क्या है याद रखिएगा सभी लोग, SCBA ये क्या करता है, आपने इसको देखा होगा, ऐसा नहीं है कि आपने नहीं देखा होगा। SCBA आपने देखा होगा, इसका नाम है सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग ऑपरेटर्स। इसका इस्तेमाल जो है, पहले अगला स्लाइड दिखा देते हैं तो ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। ये फोटोग्राफ देखो, इसका इस्तेमाल दो जगह होता है। कहाँ कहाँ होता है, तो सबसे यस, तो जहां पे कुछ फायर हो गया, इमरजेंसी हो गया, तो फायर इमरजेंसी में इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते। उसके बाद यदि मान लीजिए कहीं ऑक्सीजन या किसी भी प्रकार का, कोई भी किसी भी एंगल से किसी भी प्रकार का आपको लगता है कि सांस लेने से संबंधित वहां पे समस्याएं हैं, तो वहां पे इसका इस्तेमाल आप करेंगे। और हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, एग्जाम्पल के साथ पकड़ेंगे। तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं यदि मान लीजिए कहीं फायर हो गया, कोई व्यक्ति अंदर फंस गया है, तो हम लोग इसको पहन के अंदर चले जाएंगे, और अंदर जाने के बाद ये क्या करता है, ऑक्सीजन सप्लाई देता है, तो दम घुटेगा नहीं, लोगों का रेस्क्यू कर सकते हैं। तो हम लोग इसका इस्तेमाल वहां करेंगे। और कहाँ करेंगे, गोताखोर पहनता है, इसको देखना, वो थोड़ा डिफरेंट अलग होता है। कि आप फिल्म वगैरह में, सिनेमा वगैरह में आप देखते हो, तो सिनेमा वगैरह में देखते हो, वहां पे लोग पहन के जाता है, और वहां पे होता क्या है, ऑक्सीजन मिलते रहता है, और एक टाइमिंग होता है 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट का या 20 मिनट का, उतना देर तक वो अंदर रह सकता है, लोगों को रेस्क्यू करके वो बाहर निकाल सकता है। तो इसका नाम है SCBA, सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग ऑपरेटर्स। इसमें होता क्या क्या है, तो देखिए इसमें सिलेंडर होता है। सबसे पहले एक एक का नाम जान लेंगे। तो सिलेंडर होता है, इसका पार्ट पुर्जा का नाम है SCBA का, और ये रेस्पिरेटरी पीपी है, सांस लेने में मदद करने वाला पीपी है। तो इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले सिलेंडर है, तो इस सिलेंडर में रहता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्योर होता है, उसका सर्टिफिकेट वगैरह भी चाहिए, उसमें कोई कंटामिनेशन ना हो, फ्रेश एयर होना चाहिए। सिलेंडर भाल्व रहेगा जिसके साथ वो कनेक्ट होगा, राइट, जिससे हमको मास तक अपना यहाँ पे फिर नोज तक ऑक्सीजन पहुंचेगा। उसके बाद से बैक प्लेट है, ये जिसके साथ पीठ पे अटैच हो जाएगा, और सिलेंडर इस पे रहता है, राइट। हार्नेस असेंबली यानी कि फुल बॉडी हार्नेस जैसा ही पूरा रहेगा, पूरा बॉडी में फिट हो जाएगा, राइट। हाई प्रेशर होज इसमें दिया रहता है, प्रेशर को मॉनिटर करता है, और लो प्रेशर होज दोनों रहता है। प्रेशर गेज रहता है अपने पास। प्रेशर गेज का काम क्या है, आपको बताएगा ऑक्सीजन की स्थिति की क्या स्थिति है। प्रेशर रिड्यूसर जैसे मान लो आपको ऑक्सीजन कम ज्यादा करना है, ज्यादा चाहिए कम चाहिए, तो आप बढ़ा घटा सकते हो, जितना आपको जरूरत है सांस लेने के लिए उतना आप ऑक्सीजन को ले सकते। देखो, तो और इसमें वार्निंग डिवाइस भी लगाए रहते हैं। वार्निंग डिवाइस क्यों, जैसे ऑक्सीजन खत्म होने वाला है तो आपको इंटीमेट करेगा, अलार्म देने लगेगा कि आप बाहर आ जाइए। तो ये आपको इंपॉर्टेंट इसके पार्ट है। और इस कंप्लीट सिस्टम को जब हम लोग असेंबल करते हैं, तो असेंबल करने के बाद ये कैसा हो जाता है, ऐसा। पीछे सिलेंडर, ये पूरा असेंबली बॉडी में फिट हो गई, हेलमेट आ गया, पूरा सील हो गया, ये पाइपलाइन के थ्रू मास्क जा रहा है, वो एडजस्ट कर लिया, और वो अब अंदर प्रेस कर सकता है, और बाहर से हवा छोड़ता है, बुलबुले की तरह निकलता है, आप देखते हो पानी वगैरह में, और आसानी से जाके काम कर सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है, फैक्ट्री में आपको इसे रखना चाहिए। और इसका कहाँ इस्तेमाल होगा, यदि कोई इमरजेंसी हुआ तो वहां पे इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात है जो ध्यान देना है, इसका इस्तेमाल ट्रेंड व्यक्ति ही करेगा। जिसको मालूम नहीं है उसे इसका इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, उसके पीछे कारण है। क्या कारण है, मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात कि जब ये बताओ, ये बाहर के हवा को अंदर नहीं आने देगा, ऑक्सीजन को अंदर नहीं आने देगा, तो इसका मतलब है कि कोई भी हवा को बाहर नहीं आने देगा। तो यदि आपने इसको पहन लिया और बाय द वे यहाँ से आपने ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा है, बंद हो गया, ये 2-3 मिनट में आपका जान ले लेगा, क्योंकि कोई हवा जा ही नहीं रहा आपके पास। तो अपने को तो ऑक्सीजन चाहिए जीने के लिए, इमीडिएट आपका जान ले लेगा। तो ये जितना अच्छा है उतना ही बुरा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप सही से इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा है, और इस्तेमाल करने में गड़बड़ी हुई तो ये बुरा हो जाएगा। तो इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है, जानकारी हो तभी करना है, नहीं तो आप दम घुट जाएगा, मर जाइएगा।
हादसे हुए हैं कई बार इससे संबंधित। तो ये अच्छा है और बुरा भी है। तो अच्छा ज्यादा है, बुरा कम है, लेकिन नहीं आता है चलाने तो बुरा ज्यादा है, अच्छा कम है। तो इसलिए इसको स्किल्ड व्यक्ति ही चलाएगा, जिसको मालूम है प्रेशर के बारे में, कैसे प्रेशर घटाते हैं, बढ़ाते हैं, कब हमको बाहर आ जाना है, कितना देर तक अंदर आना है, ये बहुत जरूरी है। तो कोई पूछता है एससीबीए क्या है, तो आप बताइएगा सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग अपरेटस, यह एक रेस्पिरेटरी पीपीज है जिसका इस्तेमाल हम लोग, जैसे मान लीजिए इमरजेंसी कंडीशन में, जैसे बिल्डिंग में फायर हो गया, स्मोक हो गया, या कोई अन्य इमरजेंसी केमिकल रिलीज हो गया, गैस रिलीज हो गया, तो वहां पे इसको पहन करके हम लोग जाएंगे और लोगों को सुरक्षित बाहर ला सकते हैं। तो ये हो गया सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग ऑपरेटर्स। आगे आएंगे, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। हैंड ग्लव्स, तो आप देखिए ये हैंड ग्लव्स है, यहाँ पे अलग अलग फोटोग्राफ है, और यहाँ पे समझना होता है, लिखने से नहीं होता है। समझना है तो मैं बार बार आपको बताऊंगा, और आप चैट बॉक्स खोल लीजिएगा, जब लास्ट में समाप्त होगा तो आपको नंबर बताइएगा कि सर 1 नंबर के बारे में बताइए, 2 नंबर के बारे में बताइए, तो मैं आपको फिर से रिपीट करूंगा। तो पहले एक बार हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए नंबर 1 ध्यान दीजिएगा, नंबर 1, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6, राइट। ये लगभग एक ही टाइप के ग्लव्स हैं। क्या अंतर है समझिएगा। नंबर 1 जो ग्लव्स है वो एकदम सामान्य सा ग्लव्स है, एकदम सामान्य सा। कोई भी वस्तु को शिफ्ट करने के लिए, लिफ्ट करने के लिए, एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। एकदम नॉर्मल सा ग्लव्स है, कोई भी वस्तु को शिफ्ट करना है। और दूसरा नंबर, 1 नंबर के बाद सीधे 4 नंबर पे आते हैं, सीक्वेंस में हम बताएंगे, लेकिन जो लिंक है पहले उसको करते हैं। 4 नंबर और 1 नंबर में अंतर इतना ही है कि 1 नंबर में कोई ग्रिप नहीं है और 4 नंबर में रबर का कोटिंग है, तो किसी वस्तु को पकड़ने में आपको थोड़ा ज्यादा ग्रिप देगा। समझ पा रहे हो 1 और 4 में अंतर? एक ही ग्लव्स है, सिर्फ और सिर्फ म्यूट करके रखो। 4 नंबर में अंतर यही है कि 1 नंबर प्लेन है और 4 नंबर में रबर का ग्रिप है, जिससे किसी वस्तु को पकड़ने में आपको सहायता मिलेगा। जैसे इसके फोल्डिंग पे काम करना है, तो ये 4 नंबर वाला ज्यादा सुटेबल है। पकड़े बनेगा, रबर का डॉट 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 है, ये ग्रिप देगा, पकड़े बनेगा, राइट। और ये प्लेन है। और 5 नंबर साथ में है, थोड़ा इसी टाइप का वॉशेबल ग्लव्स इसको बोलते हैं। ये थोड़ा टिकाऊ ज्यादा होता है, इसका भी इस्तेमाल वस्तु, कोई भी वस्तु को शिफ्ट करने में कर सकते हैं, राइट। तो ये थोड़ा महंगा होता है, लेकिन ये चलता है। जैसे ये आपका एक ही दिन में खराब हो जाएगा, ये 2 दिन तक चलेगा, ये 4 दिन तक चलता है। तो ये 4-5 वस्तु को शिफ्ट कर देते हैं। और 6 नंबर, ये जीन्स पैंट का जो मटेरियल होता है उसका होता है। तो ये कहाँ इस्तेमाल होता है? स्पेशली जब लोहा शिफ्ट करना है, जैसे मान लो वायर रोप सीलिंग लगाना है, रिगिंग का काम करना है, इरेक्शन का, वहां पे इसका इस्तेमाल करते हैं। ये थोड़ा मजबूत और थोड़ा बढ़िया से पकड़े बनता है, तो ये इरेक्शन वगैरह में लोहा को शिफ्ट करने में इस्तेमाल करते हैं। अब सीक्वेंस में आ जाइए। 1 नंबर हमने बताया नॉर्मल ग्लव्स, कोई भी वस्तु शिफ्ट करना है, जैसे ईंट इधर से उधर रख रहे हो, कोई डिब्बा उठा के इधर से उधर रख रहे हो, कोई भी वस्तु शिफ्ट कर रहे हो, 1 नंबर वाला ग्लव्स नॉर्मल तरह से हाथ की सुरक्षा। 2 नंबर आप कहीं बिजली स्टेशन में जाना, आसपास में विद्युत स्टेशन में, तो वहां पे रहता है। इलेक्ट्रिकल में आप काम करते हो तो इसको पहन के करना है, मोटा होता है, इलेक्ट्रिक शॉक इसको पहन के काम करने से नहीं लगेगा। लेकिन ये टेस्टेड होता है कितना केवीए पे काम करना है। जैसे मान लो 440 में काम करना है तो क्या लेगा, 11 केवीए का अलग होता है, 32 केवीए का अलग होता है। मतलब ये टेस्टेड होता है कि इसको पहन के कौन से लाइन पे काम कर सकते हैं। तो आप देख लो जैसा कैपेसिटी का है उसी के हिसाब से हम लोग काम करेंगे उस लाइन में जाकर। जैसे मान लो एलटी लाइन का ग्लव्स है, एसटी का इस्तेमाल नहीं करते, अलग अलग ग्लव्स होता है। जैसे हेवी होता है उसका क्वालिटी उतना मजबूत और बढ़िया होती है। ये 2 नंबर हो गया विद्युत हैंड ग्लव्स, इलेक्ट्रिकल काम के लिए। ये प्रायः ऑनलाइन काम जहाँ होता है, जैसे मान लो चालू लाइन को चेंज करना है तो चालू लाइन में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। 3 नंबर बताने का जरूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं, इसको बोलते हैं सर्जिकल हैंड ग्लव्स। प्रायः डॉक्टर पहनता है, राइट। डॉक्टर इसको पहन के सर्जरी, ऑपरेशन या ऐसा कुछ कार्य करता है। 4 नंबर हमने बताया 1 नंबर का बड़ा भाई है। 1 नंबर जैसा ही 4 नंबर है, उसमें सिर्फ रबर का कोटेड रहता है। इसको भी कोई भी वस्तु उठाने के लिए इस्तेमाल आप कर सकते हो, थोड़ा पकड़ने में अच्छा रहता है। और 5 नंबर क्वालिटी थोड़ा अच्छा, राइट। उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल कट रेजिस्टेंस ग्लव्स ही बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा टिकाऊ होता है।
इसलिए 5 नंबर का भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो 1, 4 और 5 ये लगभग एक ही टाइप का ग्लव्स है, सिर्फ क्वालिटी थोड़ा इंप्रूव होता है। 5 नंबर हालांकि कट रेजिस्टेंस ग्लव्स का छोटा भाई है। अगला 6 नंबर हमने आपको बताया, स्पेशली रिगिंग वर्क में लोहे को उठाना है, शिफ्ट करना है, तो हम लोग 6 नंबर का इस्तेमाल करते हैं। 7 नंबर ठंडे मुल्क में काम करने के लिए, ठंडे मुल्क में जैसे आइस वाले एरिया है, मौसम बहुत ठंडा है, वह बाइक ड्राइविंग कर रहे हो आप, ठंडी ज्यादा है, 7 नंबर का इस्तेमाल करो। ये कोल्ड वर्क में ठंडे मुल्क में काम करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। 8 नंबर ग्लव्स, 8 नंबर ग्लव्स को बोलते हैं नाइट्राइल हैंड ग्लव्स, रबर हैंड ग्लव्स बोलते हैं। ये प्रायः केमिकल से संबंधित कार्य में 8 नंबर का इस्तेमाल होता है, कोई भी केमिकल से संबंधित कार्य। और 9 नंबर लेदर हैंड ग्लव्स, वेल्डिंग से संबंधित कार्य है, तो इसका इस्तेमाल हम लोग 9 नंबर का करते हैं वेल्डिंग के संबंधित कार्य में। और 10 नंबर बोलते हैं कट रेजिस्टेंस ग्लव्स, ये बहुत हेवी होता है। इसका क्या काम है, स्पेशली आप टेक्सटाइल्स में जाओगे जहां पे धागा वगैरह बनता है, बारीक बारीक चीजें बनती है, जिसको छूने से हाथ कटने का संभावना बढ़ता है, तो वैसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, कट रेजिस्टेंस ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं। और कट रेजिस्टेंस ग्लव्स का इस्तेमाल करने से आपको इंजरी नहीं होती है, उंगली में कट नहीं होता है, स्पेशली टेक्सटाइल्स। या और आपको उदाहरण देता हूं, अब पतंग उड़ाने का जो धागा बनता है, मांझा जो बोलते हैं धारदार, उसका जब इस्तेमाल वगैरह होता है बनाने का, तो वहां पे ग्लव्स पहनना पड़ता है। तो ये क्या है, ऊपर से मोटा कोटिंग रहता है, तो ये उंगली नहीं कटेगा, यही छोटा मोटा कटफट इसमें होगा, लेकिन हाथ तक आपको नहीं पहुंचेगा। तो हमने 10 ग्लव्स के बारे में आपको बता दिया। अब चैट बॉक्स में आप नंबर डाल दो कि कौन सा आपको फिर से समझना है, मैं आपको बता दूंगा। तो आप चैट बॉक्स खोलिए और सिर्फ नंबर डालिए, मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा। मेरे तरफ से 10 ग्लव्स हो गया है, तो आप एक बार बताएं कि कौन सा आपको समझ में नहीं आया है। तो चैट बॉक्स ओपन है, आप पूछ सकते हो कि कौन सा ग्लव्स के बारे में आपको जानकारी लेनी है दोबारा, अन्यथा हम लोग अगले स्लाइड पे मूव करेंगे। तो किसी का कोई सवाल है इसमें? यस, 9 नंबर वेल्डिंग हैंड ग्लव्स है, जिसको हम लेदर हैंड ग्लव्स बोलते हैं। तो 9 नंबर जब वेल्डिंग का कार्य होगा तो लेदर हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। 8 नंबर आया है, 8 नंबर को हम लोग केमिकल हैंड ग्लव्स, रबर हैंड ग्लव्स बोलते हैं। ये रबर का रहता है, पूरा आपका आ जाएगा लगभग केहुनी के आसपास, मतलब नी के आसपास में, और उस नी तक रहता है पूरा कवर, और केमिकल से संबंधित आप कार्य करेंगे तो कोई भी केमिकल आपके हाथों में संपर्क नहीं आएगा। तो लेबोरेटरी में प्रायः 8 नंबर केमिकल या कोई भी केमिकल से संबंधित कार्य ये रबर हैंड ग्लव्स पहन के करते हैं, इसको नाइट्राइल हैंड ग्लव्स बोला जाता है। 3 नंबर जो है डॉक्टर पहनता है, ऑपरेशन सर्जरी वगैरह में 3 नंबर पहनोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि हाथ में कुछ पहने हैं। मतलब किसी का सर्जरी करना है, ऑपरेशन करना है, तो उसको अच्छे से पूरा हाथ पकड़ना होना चाहिए ना, और सही पूछो तो खाली हाथों से ही वस्तु को अच्छे से पकड़ा जा सकता है। लेकिन ये ग्लव्स पहनोगे तो उंगली आपका सेम के सेम, कुछ लगेगा ही नहीं पहने हैं, आप आसानी से काम कर सकते हो। तो डॉक्टर सर्जिकल में, सर्जरी में इसका इस्तेमाल करता है। 7 नंबर जो है ठंडी के दिनों में, बोलिए। यस, बहुत अच्छा आपने, उसके लिए एक हीट रेजिस्टेंस ग्लव्स आता है, अच्छा पॉइंट पूछा है। उसका फोटोग्राफ इसमें नहीं है, मैं लगा दूंगा। वो हीट रेजिस्टेंस ग्लव्स होता है, वो कैसा होता है, 1 नंबर जैसा रहता है लेकिन बहुत मोटा रहता है। बहुत अच्छा पॉइंट पूछा, ये हीट रेजिस्टेंस ग्लव्स बोलते हैं। ये स्पेशली कहाँ पे इस्तेमाल होता है, देखो बता रहा हूँ, बहुत अच्छा पॉइंट लाया। जैसे कोई बड़ा बड़ा मोटर होता है ना, पंप होता है, तो उसमें उसके शाफ्ट में, जो मैकेनिकल बैकग्राउंड का होगा, देखा होगा, उसको पता चलेगा, उसके शाफ्ट में बियरिंग को डाला जाता है, बेरिंग को डालना होता है। तो बेरिंग अंदर जाएगा नहीं शाफ्ट में, तो उसको थोड़ा गर्म करना पड़ता है। तो बड़ा गर्म करने से क्या है, बेरिंग थोड़ा बड़ा हो जाएगा। हल्का सा लोहा को जब गर्म करोगे तो थोड़ा सा उसका साइज में एक्सपेंशन होता है, बड़ा होगा, तब उस बेरिंग को पकड़ के अंदर डाल दिया जाता है, फिर छोड़ दिया जाता है, फिर वो बेरिंग ठंडा हो जाएगा, पकड़ लेगा कस के, उसको निकालने में भी गर्म करना पड़ता है। तो उसको बोलते हैं हीट रेजिस्टेंस ग्लव्स। बहुत अच्छा सवाल पूछा, उसका मैं फोटोग्राफ इसमें लगा दूंगा। तो हीट रेजिस्टेंस ग्लव्स मोटा होता है, और उसको पहन के काम करोगे तो बर्न इंजरी नहीं होगा, लेकिन एक निश्चित टेम्परेचर तक ही वो सपोर्ट करता है, राइट। तो उसको बोलते हैं हीट रेजिस्टेंस ग्लव्स। बहुत अच्छा सवाल। और उसके 3 नंबर पूछा है, मैं जो चेक बॉक्स में आया है मैं सबको पहले बता दूं। तो 3 नंबर जो लाया है, 3 नंबर जो है सर्जिकल ग्लव्स, जो ऑपरेशन में इस्तेमाल होता है सर्जरी में। 7 नंबर जो लाया है कोल्ड वर्क,
ठंडी में काम करने के लिए 7 नंबर ग्लव्स, जैसे आप ठंडी में बाइक चला रहे हो, उंगली पूरा ठंडा पड़ जाएगा, लकड़ी जैसा हो जाता है उंगली, वो गाड़ी का इंसिडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे केस में हम लोग 7 नंबर ग्लव्स यानी ठंडी के दिनों में पहनने के लिए। और 6 नंबर लिखा है, 6 नंबर है आपका स्पेशली लिफ्टिंग के काम में, रिगिंग या लिफ्टिंग करना है, कोई इरेक्शन करना है, सीलिंग लगाना है, डिसेकल लगाना है, कोई लोहा उठाना है, इस टाइप के कार्य में 6 नंबर ग्लव्स ज्यादा सुटेबल माना जाता है। और 8 नंबर केमिकल के लिए है, यानी कोई लेबोरेटरी में काम करना है तो 8 नंबर ग्लव्स पहन के काम करते हैं। उसके बाद 5 नंबर लिखा है, 5 नंबर वॉशेबल हैंड ग्लव्स है। 5 नंबर ग्लव्स जो है ना 10 नंबर का सबसे छोटा भाई है। 10 नंबर तो कट रेजिस्टेंस बहुत मोटा हैवी रहता है। 5 नंबर सामान्य ग्लव्स है जिसका इस्तेमाल नॉर्मल सी वस्तु को शिफ्ट करने में। मैंने बताया 1 नंबर एकदम साधारण और 1 नंबर से थोड़ा अच्छा होता है 4 नंबर, और 4 नंबर से भी अच्छा होता है 5 नंबर। तो ये एक ही ग्लव्स है लेकिन क्वालिटी में थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है 1, 4, 5, राइट। तो वस्तु को लिफ्टिंग के लिए, शिफ्टिंग के लिए 1, 4, 5, 6 चारों में से कोई भी पहन लो, सिर्फ पैसे का अंतर पड़ता है लेकिन काम एक ही होता है। और 4 नंबर वाला जो है थोड़ा ग्रिप देता है, डॉट डॉट दिया है। तो 5 नंबर भी इसको वॉशेबल हैंड ग्लव्स बोलते हैं। काम कर लिए, धो के रख दो, फिर कल पहन लो, ये हो गया वॉशेबल हैंड ग्लव्स। उसके बाद 7 नंबर मैंने बता दिया ठंडी के दिनों में पहनने के लिए। 9 नंबर मैंने बता दिया, यस जा सकते हैं जिनका ड्यूटी है, कोई कार्य है। 9 नंबर वेल्डिंग हैंड ग्लव्स, यदि आपको वेल्डिंग का कार्य करना, इसको लेदर हैंड ग्लव्स बोलते हैं, लेदर का रहता है। कोई वेल्डिंग का काम करना है तो आप ये लेदर हैंड ग्लव्स पहन के आप कार्य कर सकते हैं। इसको बोलते हैं वेल्डिंग हैंड ग्लव्स, लेदर का हैंड ग्लव्स होता है, राइट। उम्मीद है सबको क्लियर हो गया होगा, हम लोग आगे बढ़े। यस जी सर। जो पहचानने वाला ग्लव्स है 1 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, एक ही टाइप का ग्लव्स है, सामान्य हैंड ग्लव्स है जिसका इस्तेमाल हम लोग लिफ्टिंग शिफ्टिंग में करेंगे। 2 नंबर इलेक्ट्रिकल, 3 नंबर अलग है सर्जिकल, 7 नंबर अलग है कोल्ड वर्क के लिए, 8 नंबर अलग है केमिकल के लिए, 9 नंबर अलग है वेल्डिंग के लिए, 10 नंबर अलग है कट रेजिस्टेंस, जहां पे उंगली कटने का बहुत बारीक बारीक धागा होगा है, उंगली कटेगा वहां पे 10 नंबर। इस तरह से आप ग्लव्स का इस्तेमाल आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं, राइट। गुड। अब आइए फेस शील्ड। तो फेस शील्ड को देखिएगा 3 टाइप का दिख गया है। पहला फॉर केमिकल हैंडलिंग, आपको केमिकल हैंडलिंग करना है तो ये पहनिए, ऊपर से लेकर के नीचे तक ढक्कन, आपके फेस पे, चेहरा से लेकर के कहीं भी कोई भी केमिकल आपको नहीं लगने वाला है, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दूसरा हो गया वेल्डिंग। वेल्डिंग हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? जब वेल्डिंग का कार्य करेंगे, माफ करिएगा, फेस शील्ड का इस्तेमाल, तो ये रहता है वेल्डिंग का फेस शील्ड। ये अच्छा प्रैक्टिस है, कभी भी वेल्डिंग का जो फेस शील्ड है सेफ्टी हेलमेट के साथ पहनना चाहिए। ऐसे नोटिस किए गए हैं कि लोग वेल्डिंग का कार्य करते हैं तो सिर्फ फेस शील्ड पहनते हैं, सेफ्टी हेलमेट नहीं पहनते हैं, और ऊपर से कोई वस्तु गिरेगी, सिर में चोट लग जाएगा, आपको हादसा हो जाएगा, गंभीर बीमारी का पीड़ित हो जाइएगा, तो उससे बचना है। और फॉर ग्राइंडिंग, जब भी आपको ग्राइंडिंग वर्क करना है तो ऐसा ये व्हाइट कलर का बिल्कुल रहेगा, ग्राइंडिंग या कटिंग में इसका इस्तेमाल करेंगे। ये फेस शील्ड है चेहरा को बचाव के लिए। पहला कहां? केमिकल हैंडलिंग में, दूसरा कहां? वेल्डिंग का कार्य में, और तीसरा कहां? ग्राइंडिंग का कार्य में। तीनों का अलग अलग इस्तेमाल है। किसी को कोई डाउट, कोई सवाल है किसी का भैया? ग्राइंडिंग क्या होता है? ग्राइंडिंग होता है जब वेल्डिंग मारते हैं ना, कोई लोहा को जोड़ते हैं तो उस पर रुखड़ा रहता है, बबल्स बन जाते हैं, है ना, तो उसको घिस के चिकना किया जाता है। आप देखते हैं ना, जैसे आपके घर में ग्रिल वगैरह जो आता है तो सिर्फ वेल्डिंग मार के आएगा तो दाना दाना रहेगा ना, रुखड़ा रहेगा। जी सर। उसको घिसा जाता है, उसको बोलते हैं ग्राइंडिंग। मतलब उसमें व्हील रहता है, रगड़ के चिकना किया जाता है, उसको बोलते हैं ग्राइंडिंग। समझ गए ना? जी सर। यस, गुड। आगे बढ़ते हैं। आज कौन दिन है? आर्क फ्लैश शूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट शूट है। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? देखिए, आग की लपटें भी इसको मारेगी ना, कुछ नहीं होने वाला है। इसको बोलते हैं आर्क फ्लैश शूट। कई बार इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे आप काम करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे आप जब काम करते हैं ना, तो क्या होता है? फ्लैश होता है, आग की लपटें निकलती है।
आपका चेहरा झुलस जाएगा। तो वैसे केस में हम लोग आर्क फ्लैश सूट पहनते हैं। इसकी क्षमता केएल में होता है, 10 केएल, 15 केएल, 25 केएल। जितना हेवी रहेगा उतना बड़ा फ्लैश को रोकेगा। तो इसका इस्तेमाल करेंगे कहाँ? तो सबसे पहले हम आपको जब बोलते हैं कि आर्क फ्लैश शूट को मत सॉरी ऑनलाइन में काम मत करिए, लोड कीजिए। तो क्यों ऑनलाइन में करना है? बंद करके करेंगे ना। तो क्या है, कुछ कुछ ऐसा कार्य होता है जो ऑनलाइन ही करना होता है। जैसे अब मान लीजिए यूपीएस को आपको टेस्ट करना है ऑनलाइन में, तो भाई चालू में ही होगा। चेंज ओवर कुछ करना है, मान लीजिए डीजी पे चल रहा है, आपको इलेक्ट्रिक पे लाना है, चेंज ओवर करने जाएंगे, ऑनलाइन में ही होगा, वहां पे सूट को पहनिए। तो ये सूट विशेष मटेरियल का बना होता है जो फ्लैश को क्या है, अरेस्ट कर लेगा और आपको इंजुरी होने से बचाएगा, जलने नहीं देगा, इंजुरी नहीं होने देगा, बर्न नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन जब इलेक्ट्रिकल कार्य होता है तो वहां पे हम लोग को इसे इस्तेमाल करना चाहिए ताकि किसी भी एंगल से बॉडी पे आपको इंजरी नहीं होती। ये होता है आर्क फ्लैश शूट। अब कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ पीपीज आप देख सकते हैं, जिसमें आप देखिए ये सामान्य चीजें हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। हेड के लिए आपको सुरक्षा हेलमेट का उपयोग करना है, आंखों के लिए चश्मा जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा, उसके बाद से फेस के लिए फेस शील्ड, वेल्डिंग के लिए अलग, ग्राइंडिंग के लिए अलग, कटिंग के लिए अलग, केमिकल के लिए अलग, हैंड्स हाथों के लिए हैंड ग्लव्स। तो हैंड ग्लव्स कौन सा कार्य कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल करना है। पैरों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी शू, तो सेफ्टी शू आपको अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए जो आपको पैरों की सुरक्षा कर पाए, पूरे बॉडी को सुरक्षा के लिए। आवाज नहीं आ रही है? ठीक है, चलेगा। तो आपको फिर से एक बार इसको बता देते हैं। हेड की सुरक्षा के लिए हेलमेट, यानी जो मैंने आपके स्टार्ट में ही बताया कि सिर की सुरक्षा के लिए सेफ्टी हेलमेट अच्छी क्वालिटी का और अच्छे तरीके से पहनना। आई सुरक्षा, आंखों की सुरक्षा के लिए गॉगल्स जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा पहनना है, ब्लैक व्हाइट बॉक्स जो भी हो। उसके बाद से चेहरा की सुरक्षा के लिए आपको फेस शील्ड, वेल्डिंग के लिए अलग, ग्राइंडिंग के लिए अलग, राइट। हाथों की सुरक्षा के लिए हैंड ग्लव्स अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से, पैरों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी शू, पूरा बॉडी की सुरक्षा के लिए बॉयलर सूट या एल्युमिनियम सूट या आर्क फ्लैश सूट जो भी जरूरत पड़ता है। हियरिंग प्रोटेक्शन के लिए, सुनने के लिए ईयर प्लग, ईयर मफ जो भी जरूरत पड़ता है। और रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन के लिए कैनिस्टर या एसीबीए का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जिससे आपको क्या फायदा होगा, सांस लेने में कहीं से परेशानी नहीं होगी और कोई भी टॉक्सिक गैस, टॉक्सिक सब्सटेंस या टॉक्सिक डस्ट या अन्य सामान्य डस्ट भी आप अंदर न ले पाए। तो इस टाइप का पीपीज का इस्तेमाल करने से इंजरी में आपको राहत होता है। तो हमने आपको बताया है कि जो हायरार्की ऑफ कंट्रोल है, हायरार्की ऑफ कंट्रोल में जो सबसे महत्वपूर्ण है कि पीपीज अंतिम विकल्प है, क्योंकि यह हजार्ड के सोर्स को समाप्त नहीं करता है। और महत्वपूर्ण इसमें यह है, हजार्ड के सोर्स को समाप्त नहीं करता है। महत्वपूर्ण इसमें यह है कि आपको जो शरीर में चोट लगेगा, चोटों के प्रभाव को कम करता है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी कार्य चल रहा है सबसे पहले कोशिश करेंगे कि उसको पहले हम लोग इलिमिनेट करें, सब्स्टिट्यूट कोई ढूंढे, अल्टरनेट, इंजीनियरिंग कंट्रोल लगाए, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लगाए, और कुछ नहीं होता है तो अंतिम विकल्प पीपीज है। तो पीपीज तो आपको पहनना ही है, ये रिक्वायरमेंट हो जाता है आपको पीपीज के लिए, राइट। तो ये पीपीज जो था ये आपको यहाँ पे फिनिश होता है। कोई भी सवाल है किसी का इसमें, कोई भी सवाल? उम्मीद है कि पीपी से संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तो उसके उत्तर आप दे देंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। क्या बोल रहे हैं सर? अब कोई पूछे पीपी क्या होता है तो बता दोगे ना? जी सर। यस। तो इसी तरह से रोज आप क्लास करेंगे, धीरे धीरे हर चीज आपको जानकारी में आ जाएगी। सर बोलिए। ये एसी भी जो होता है इसका प्रेशर कब बढ़ाया घटाया जाता है सर? प्रेशर नहीं बढ़ाया घटाया जाता है, उसमें होता है पीछे ऑक्सीजन सिलेंडर। तो हम उतना ऑक्सीजन खोल लेते हैं जितना हमको सांस लेने में आराम रहे। समझ गए बात को ना? जी सर। पीछे पीठ पे सिलेंडर है तो हम उतना खोल के रखते हैं। ट्रेनिंग जब दिया जाता है ना पहनने का, जो ड्राइवर है जो चलाते हैं इसको, तो उनको बताया जाता है। तो आपको लगेगा कि नहीं सांस लेने में दिक्कत हो रही, थोड़ा और बढ़ा लो,
जी सर। है ना? लग जी रहा है सर। ये ठीक है तो चलने दो। तो क्या करेंगे हम लोग, जरूरत के अनुसार उसको कम ज्यादा कर लेंगे। करेंगे। यस, गुड। चलो, और कोई सवाल किसी को? कोई भी सवाल हो तो पूछ लो। नहीं है? नहीं है कोई सवाल भैया? सर हेलो। बोलिए। सर जो जितने ऊपर वर्कर काम करेंगे उतने हाई प्रेशर चढ़ के मतलब देखना पड़ेगा कि वर्कर काम कर रहे हैं कि नहीं, या फिर नीचे से ही? नहीं, देखो एक्चुअली सही में आपको नॉलेज कब होगा, जैसे मान लो कोई ऊंचाई पे काम कर रहे हैं तब जाके देखेंगे, तो एक तो होगा कि आप देखें कि भाई क्या हो रहा है वहां पे, राइट, समझ पाएंगे आप चीजों को, राइट। कुछ गड़बड़ होगा तो आप बता पाएंगे। तो जो एक्टिविटी हो रहा है वहां जाएंगे, आप देखेंगे तो आप सीखेंगे। तो जाना चाहिए, जो चल रहा सर है हम उसको देखते। तो सर वो पीपी तो सब यूज करना पड़ेगा इक्विपमेंट। हाँ, वो तो पहनना ही पड़ता है ना, हम लोग भी पहनते हैं, हम लोग भी पहनते हैं। यस, तो जरूरत वाला पीपी तो पहनना ही पड़ेगा, है ना? जी सर। सर जितने काम होंगे सबके अलग अलग ग्लोव्स है नहीं? हाँ, वो हम लोग को नहीं पहनना है, वो तो मतलब जरूरत अनुसार पहनना। जैसे मान लो केमिकल छूना है, तो केमिकल छूना है तो ग्लव्स पहनोगे, ये आपका नॉर्मल वाला तो इससे कोई फायदा होगा? नहीं होगा। रबर वाला चाहिए। तो वो धीरे धीरे आपको जब काम में लगेंगे ना, तो धीरे धीरे समझ में आ जाता है, राइट। जी सर।